IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। रात 8 बजे में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से, जहां अरीब फयाज मजीद नाम के लड़के से NIA इस वक्त पूछताछ कर रही है। कई जांच एजेंसियां इस वक्त मजीद से मुंबई में पूछताछ कर रही हैं। ISIS से जुड़े रहे अरीब को आज सुबह ही टर्की के रास्ते मुंबई लाया गया है। सूत्रों के मुताबिक अरीब ने कबूल किया है कि उसने ISIS जैसी खतरनाक आतंकी संस्था के लिए, संगठन के लिए लड़ाई लड़ी थी और उसे 2 गोलियां भी इस लड़ाई के दौरान लगी थी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अरीब काफी गोलमोल बातें भी कर रहा है। उसने अभी तक यह नहीं बताया कि वो भारत से कैसे बाहर गया था। अरीब ने यह भी नहीं बताया कि अरीब और उसके साथ गए लड़कों के लिए पैसे और बाहर जाने का इंतजाम किसने किया। अरीब इस बात पर भी चुप्पी साधे है कि कैसे जिहाद के लिए उसका दिमाग बदला गया। अरीब ने दावा किया है कि उसे अपनी मां की याद आ रही थी, इसीलिए वो ISIS के गढ़ से भाग निकला। सवाल यह है कि क्या अरीब सच बोल रहा है? क्या अरीब की बातों पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए? क्या अरीब फिर से सामान्य नागरिक की तरह रहेगा? इसकी किस बात की गारंटी है? और इस बात की क्या गारंटी है कि फिर वो हिंदुस्तान में रहकर जिहाद का नाम नहीं लेगा या दूसरे अपने साथियों को, लड़कों को नहीं भड़काएगा? जाहिर है अरीब के भारत आने से ये तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं और इसी से जुड़ा है हमारा आज का 8 बजे का सवाल भी कि क्या ISIS जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े रहे भारतीयों को अपनाना चाहिए? इस सवाल पर आप अपनी राय हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं। अगर आपका जवाब हां है तो टाइप करें IBN 7 स्पेस Y और ना के लिए टाइप करें IBN 7 स्पेस N और हमें हमारे नंबर 51818 पर SMS कर दें। हम आपकी राय इस कार्यक्रम के आखिर में दिखाएंगे कि ज्यादातर हिंदुस्तान क्या सोचता है। इस चर्चा से वो भी साफ हो जाएगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस चर्चा में जुड़ेंगे, उनका परिचय कराऊं उसके पहले देखते हैं इस वक्त की यानी 8 बजे की हेडलाइन। कि बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा, माहौल खराब नहीं होगा। मैं आपको तो जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि ISIS से जो नौजवान वापस लौट रहे हैं, ये कहते हुए कि उनको घर परिवार की, अपने माँ बाप की याद आ रही थी, क्या इन नौजवानों पर भरोसा करना चाहिए? आपको याद होगा कुछ महीने पहले यह खुलासा हुआ था कि मुंबई से सटे कल्याण के 4 लड़के आतंकी संगठन ISIS में शामिल होने के लिए बगदाद भाग गए हैं। लेकिन अब इनमें से एक अरीब फयाज मजीद नाम का लड़का मुंबई वापस लौटा है। सूत्रों से मिली की जानकारी के मुताबिक अरीब को आज सुबह टर्की से मुंबई लाया गया और इसके बाद से ही अरीब से पूछताछ जारी है। एयरपोर्ट पे ही NIA ने उसको अपने कब्जे में लिया और खास बात यह भी है कि ISIS के अरीब के इराक में लड़ते हुए मर जाने का दावा किया गया था। लेकिन अब अरीब सकुशल, समूचा, पूरा वापस लौट आया है। देखते हैं अरीब के बारे में तमाम घटनाओं से जुड़ी हुई हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हाथ में हथियार लिए ये तस्वीर है 24 साल के अरीब फयाज मजीद की। ये तस्वीर अगस्त में उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी ISIS ने दावा किया था कि भारत का रहने वाला अरीब इराक में जारी जंग में मारा गया है। ISIS ने तब अपनी वेबसाइट पर इस फोटो को डालकर दावा किया था कि ये युवा उनके साथ जिहाद की लड़ाई में शामिल था। लेकिन ISIS ने तब झूठ बोला था क्योंकि अरीब मरा नहीं था, क्योंकि अब वो सही सलामत जिंदा भारत आ चुका है और सुरक्षा एजेंसियों की कैद में है और उससे लगातार पूछताछ जारी है। सूत्रों के मुताबिक अरीब की सोच काफी कट्टरवादी हो चुकी है। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। पूछताछ में उसने बताया कि उसे इंटरनेट पर मौजूद जिहादी साहित्य के लिए प्रभावित किया गया। इसके बाद उसने ISIS की वेबसाइट पर जिहाद से जुड़ने की इच्छा जताई। ISIS से संपर्क करने के लिए उसे एक नंबर दिया। इसके बाद अरीब 3 दूसरे लड़कों के संपर्क में आया। मई में इन चारों लड़कों ने पैसे इकट्ठे किए और बगदाद चले गए।
बगदाद में इन चारों लड़कों को 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद चारों लड़कों को जंग के लिए भेजा गया। कल्याण से भागे इन चारों लड़कों में अरीब के अलावा अमन नईम टंडेल, फहद तनवीर शेख और शहीम फारूकी टंकी थे। सूत्रों के मुताबिक अरीब को जांच एजेंसियों की मदद से टर्की से शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे मुंबई एयरपोर्ट लाया गया। मुंबई लाए जाने के बाद से एनआईए, आईबी, एटीएस और रॉ की टीम ने अरीब से लंबी पूछताछ की। इसके बाद अरीब को वापस लाए जाने की जानकारी घर वालों को दी गई। एनआईए जो है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, वो उसके ऊपर हमको बहुत इत्मीनान है और हमको यकीन है कि वो बहुत अच्छी तरीके से उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी और बच्चों को जल्द से जल्द उनके माँ बाप के हवाले कर देगी। अरीब ने पिछले दिनों आईएसआईएस के ठिकाने पर हुए एक हवाई हमले से बचने के बाद अपने पिता डॉक्टर एजाज मजीद को फोन कर वापस लौटने की इच्छा जताई थी। इसके बाद 25 नवंबर को डॉक्टर मजीद ने एनआईए को सूचना दी कि 20 नवंबर को अरीब का फोन आया था और उसने बताया कि वो बीते 3 महीने से आईएसआईएस के लिए काम कर रहा था। इसके बाद वो टर्की आ गया। किसी से ऑफिशियल से भी किसी से बात नहीं हुई, ऐसी जैसी आपकी तरफ से हुआ है वो खबर जब टीवी पे शुरू हो गई। कुछ पता है आपको कब तक आ जाएंगे? मुझे क्या पता, मैं कैसा बोल सकता हूँ कब तक आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो मैं तो इंतजार में ही बैठा हूँ ना। खुफिया एजेंसी की माने तो अक्टूबर महीने में ही अरीब आतंकी संगठन आईएसआईएस के कैंप से भागकर इराक के सीमावर्ती इलाके में जा चुका था। उसके कमांडर ने उसकी तलाश में सीमा पर कई घरों में तलाशी भी ली, लेकिन वो उनके हाथ नहीं लग पाया। जिसके बाद अरीब टर्की के कुछ बंजारा व्यापारियों की मदद से सीमा पार करके टर्की पहुंचा और फिर 20 नवंबर को अपने जिंदा होने की खबर अपने परिवार तक पहुंचाई। अरीब वापस आ गया है, लेकिन उसके दोस्तों का अभी तक कुछ पता नहीं है। माना जा रहा है कि आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े होने के आरोप में अरीब की गिरफ्तारी हो सकती है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या आतंकी गुट से जुड़े रहे अरीब को सामान्य नागरिक के तौर पर अपनाना चाहिए। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ब्रिटेन ने जिहाद में शामिल रहे अपने नागरिकों के खिलाफ कड़े कानून की तैयारी कर ली है। इसी महीने ब्रिटेन में प्रस्तावित इस आतंकवाद निरोधी बिल के मुताबिक आईएसआईएस से जुड़ने जा रहे ब्रिटिश नागरिकों के पासपोर्ट रद्द किए जाएंगे। सीरिया और इराक से लौट रहे लड़ाकों को कम से कम 2 साल तक ब्रिटेन में नहीं आने दिया जाएगा। कड़ी शर्तों के बाद ही ऐसे लोगों को ब्रिटेन वापस आने की इजाजत मिलेगी। बॉर्डर गार्ड्स और एयरपोर्ट पुलिस को संदिग्ध लोगों का पासपोर्ट जब्त करने का अधिकार होगा। फिलहाल ये अधिकार केवल गृह मंत्रालय को है। 18 साल से कम उम्र के नागरिकों के लिए भी ये नियम लागू होंगे। इसकी वजह यह है कि इस साल के शुरुआती महीनों में सीरिया और इराक जाने वाले ब्रिटिश नागरिकों में सबसे ज्यादा 16 से 21 साल की उम्र के युवा ही थे। हाल ही में आतंकी संगठन आईएसआईएस के जरिए सीरिया में लड़ रहे एक भारतीय मूल के आतंकी ने ट्विटर पर एक नवजात बच्चे और AK-47 राइफल के साथ तस्वीर पोस्ट की थी। सिद्धार्थ धर उर्फ अबू रुमायसाह ने तस्वीर के साथ लिखा कि उसे गर्व है कि उसके बच्चे ने इस्लामिक स्टेट में जन्म लिया। सिद्धार्थ और 8 अन्य लोगों को सितंबर में ब्रिटेन में गिरफ्तार किया गया था। इन पर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का शक था। सिद्धार्थ को जमानत मिल गई। उसे दिसंबर में फिर से अदालत में पेश होना था, लेकिन वो फरार हो गया। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उसने कहा था कि वो सीरिया जाकर इस्लामिक स्टेट में रहने के लिए ब्रिटिश नागरिकता भी छोड़ने को तैयार है। ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि 500 से ज्यादा ब्रिटिश नागरिक आईएसआईएस से जुड़ने के लिए सीरिया और इराक पहुंचे हैं। जाहिर है ब्रिटेन के लिए ये आंकड़े बेहद डरावने हैं। वहीं भारत से भी सूत्रों के मुताबिक लगभग 20 लड़के आईएसआईएस से जुड़ने गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लड़के अकेले महाराष्ट्र के हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन सभी लड़कों की पहचान हो चुकी है। कल्याण से गए 4 लड़कों के मामले में एटीएस ने नवी मुंबई के एक कॉलेज के टीचर और प्रिंसिपल से पूछताछ की। कल्याण से लापता हुए 4 युवकों में से अरीब मजीद को जांच एजेंसियों ने वापस अपने देश ला दिया है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अरीब के साथ जो 3 दोस्त थे वो कहां हैं और किस हालात में हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी दावा कर रही है कि जिस तरह वो अरीब को देश वापसी लाए हैं, उसी तरह बाकी के 3 दोस्तों को भी बहुत ही जल्द उससे मुंबई में वापस लाएंगे। मुंबई से कैमरामैन अर्जुन चिकली और निसार शम्सी के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। सबसे पहले परिचय कराता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में आरएसएस के जानकार और चिंतक राकेश सिन्हा साहब, स्वागत है आपका।
दिल्ली से कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई से बीजेपी की प्रवक्ता नेता शाना एनसी हमारे साथ हैं। एनसीपी के नेता नवाब मलिक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अमर हमारे साथ हैं और शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास साहब हमारे साथ जुड़े हैं। इन सबके साथ लंदन से हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी संजय सूरी भी इस वक्त मेरे साथ हैं। संजय, मैं आपके पास आऊं, आप सबकी चर्चा की शुरुआत करूं उसके पहले कुछ चीजें यहां पे दिखाना बहुत जरूरी है। दरअसल आज सुबह टर्की से मुंबई लौटा है अरीब, और जो कुछ खास बातें अरीब के बारे में वो जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अरीब क्यों इस वक्त हमारी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, अरीब को लेकर क्या करना चाहिए। अरीब फयाज मजीद इसका नाम है। आईएसआईएस के लिए इसने लड़ाई लड़ी है, उसको 2 गोलियां लगी है, उसके शरीर पर 2 गोलियों के निशान है, जैसे कि एनआईए के सूत्र बताते हैं। घायल होने के बाद उसे कंस्ट्रक्शन के काम में लगा दिया, क्योंकि पेशे से ये एक सिविल इंजीनियर है। आईएसआईएस की मुखिया की प्रशासनिक इमारत का इसने निर्माण करवाया था, जैसे कि बताया इसने अपनी पूछताछ के दौरान। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अरीब इन बातों को साफ नहीं कर पा रहा है कि वो भारत से बाहर कैसे गया। अरीब ने यह नहीं बताया कि वो कौन लोग थे जिन्होंने भारत से बाहर जाने में उसकी मदद की गई। अरीब और उसके साथ गए लड़कों के लिए पैसे और बाहर जाने का इंतजाम कैसे किया गया, वो किस रूट से बाहर गया, ये तमाम ऐसे सवाल है जिस पर अरीब चुप्पी साधे है। वो नहीं बता पा रहा है कि जिहाद को लेकर उसके दिमाग में किसने जहर भरा और फिर उसके दिमाग से वो जहर किसने निकाल दिया। जांच एजेंसियां ये जानने में भी जुटी हैं कि उसके पीछे कौन सा रिक्रूटमेंट मॉडल है। वो आईएसआईएस और अपनी गतिविधियों के बारे में गोल मोल बातें अभी तक अपनी पूछताछ में बता रहा है। वो जानता है कि एजेंसियां उसकी बातों की पड़ताल इतनी जल्दी नहीं कर सकती, इसीलिए वो गोल मोल करके चीजों को ऐसा लग रहा है कि उलझाने की जानबूझ के कोशिश कर रहा है, जैसे कि एनआईए के सूत्र हमको बताते हैं। अरीब ने दावा किया है कि उसे अपनी मां की याद आ रही थी, इसीलिए वो आईएसआईएस के गढ़ से भाग निकला। क्या आईएसआईएस से भाग निकलना इतना आसान है? न सिर्फ इराक से भाग जाना बल्कि हिंदुस्तान तक पहुंच जाना, यहां तक वो कैसे पहुंचा, यह भी एक बड़ा सवाल है। टर्की एयरलाइंस का टिकट उसके पास कहां से आया, इन सवालों के जवाब जानने भी बहुत जरूरी है, जिसमें एनआईए के लोग लगे हुए हैं। लेकिन अरीब के अलग अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं, मैं अपने सहयोगी संजय सूरी के पास सबसे पहले चलूंगा। संजय, ब्रिटेन में यह कानून लाए जाने की तैयारी चल रही है कि जो ब्रिटेन के सिटीजन हैं, नागरिक हैं, जो आईएसआईएस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको दोबारा ब्रिटेन में ना घुसने दिया जाए। बहुत कड़े नियम बनाने की तैयारी है, मैं ठीक बोल रहा हूं? बिल्कुल सही बात है, और ये उम्मीद है कि जनवरी के आखिर तक ये जो प्रस्ताव है कानून में बदल जाएंगे। देखने की बात यह है कि सरकार का अनुमान है कि 500 से अधिक लोग ब्रिटेन से जा चुके हैं सीरिया में, इराक में आतंक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने जैसे वो कहते हैं जिहाद लड़ने के लिए। लेकिन लेबर पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खालिद महमूद ने हमें बताया, IBN 7 को बताया कि उनकी सूचना ये है कि 500 नहीं, ये 2000 से अधिक नागरिक जा चुके हैं। और खालिद महमूद का ब्रिटेन में मुस्लिम जो कम्युनिटी है काफी गहरा संबंध है, तो ये बहुत भारी समस्या है और भारत से बड़े पैमाने पर ब्रिटेन में है। देखिए कि जिन्होंने कत्ल किया ब्रिटेन की हॉस्टेजेस का, वो ब्रिटेन से ही आए हुए थे, जैसे जिहादी जॉन का नाम लिया जाता है। तो बहुत बड़ी समस्या है और इसको रोक लगाने के लिए सरकार अब हर दिन नए कदम उठा रही है। जी, मेरे साथ मेरे रिपोर्टर है बॉम्बे के हमारे ब्यूरो चीफ निशात शमसी भी जुड़ गए। निशात, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अब अरीब ने और क्या क्या बातें बताई हैं, या आप बताइए, उसके बाद मैं चर्चा में जाता हूं। अरीब ने कुछ इस बात को लेकर एनआईए के लोगों को इस बात की तस्दीक की कि वो हिंदुस्तान से बाहर कैसे गया और क्यों लौट के आया है, क्या उसकी बातों पर भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल सुनिए, देखिए एक बात तो अभी सबसे ज्यादा जो परेशान कर रही है जांच एजेंसियों को, वो ये कि लगातार वो जो अपने बयान है वो बार बार बदल रहा है। बातचीत में, जो पूछताछ में जो उसने बातें की, उसमें सबसे पहले उसने ये कहा कि वो यहाँ से इंटरनेट के जरिए आईएसआईएस के लोगों के संपर्क में आया, उसे एक नंबर दिया गया था और उसने यहाँ पर
पैसे और तमाम चीजें अरेंज की और उसके बाद टूर ऑपरेटर के जरिए वो बगदाद पहुंचा, जहां पर उसकी ट्रेनिंग हुई और वहां पर वो अपने साथियों के साथ इस पूरे जंग में उतर गया था। लेकिन बाद में उसने अपने इस बयान को बदला। उसने जो एटीएस जो फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है उसके सामने पूछताछ में इस बात को बदला है और ये कहा है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके संपर्क में वो था और उनके कहने पर वो अपने 3 और जो साथी हैं, दोस्त हैं, जिनका फिलहाल कोई आता पता नहीं है, उनके साथ यहाँ से बगदाद गया जहां पर उनकी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद वो वहां पर जंग में उतरने को तैयार हो गया था। लेकिन अब अभी भी उससे पूछताछ हो रही है और इस बात की पूरी उम्मीद है कि एटीएस उसके खिलाफ पहला मामला में जो है वो दर्ज होगा और उसके बाद कल उसे कोर्ट में पेश करके रिमांड लेगी ताकि इस पूरे मामले में और ज्यादा पूछताछ हो सके। चलिए निशात, शुक्रिया फिलहाल आपका। नवाब मलिक साहब, क्योंकि आप मुंबई में हैं, मुंबई का लड़का है, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या करना चाहिए, क्या मानना चाहिए ऐसे लोग, क्योंकि ये लड़का कहता है कि मुझे अपनी मां की याद आई, फैमिली कह रही है कि हमारे बच्चों को छुड़ा के लाओ, क्या समाज में इनकी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्लाम के नाम पर गलत तरीके से कुछ दुनिया में ऐसे संगठन है कि नौजवान बच्चों को गुमराह करते हैं जी, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उनका इस्तेमाल करके अपना जो उनका मोटो है उसको हासिल करने की कोशिश होती है जी। ठीक है, ये 4 बच्चों का मामला सामने आया, ब्रिटेन में बहुत सारे मामले सामने आए। हमें लगता है कि पूरी दुनिया में अभी जो इंटरनेट है उसके जरिए कहीं ना कहीं इनको लोग मिल जा रहे हैं। इससे पहले उन्हें रिक्रूटमेंट के लिए कहीं ना कहीं मैन टू मैन कनेक्टिविटी करने के बाद ऐसे बच्चे मिलते थे जी। अब आसान हो गया है मामला। निश्चित रूप से अगर किसी ने गुनाह किया है तो गुनाह कानून के दायरे में जो भी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई ना हो ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा। लेकिन ये भी समस्या बहुत बड़ी है। इस समस्या का समाधान किस तरह से निकले, बच्चे इस तरह से ना बिगड़ने पाएं या बिगड़ गए और कोई गलत काम नहीं करना चाहते, इनके संपर्क में आए, गुनाह नहीं करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हम कैसे रोक पाएंगे कि आगे वो गड़बड़ ना करें। ठीक है, हम अपनाएंगे नहीं, हम अपने यहाँ आने नहीं देंगे, तो उन्हीं के साथ रहेगा तो स्लीपिंग सेल होके कहीं ना कहीं और भी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। ठीक है, जज्बाती तौर पे बहस में कुछ भी बातें आ सकती हैं, लेकिन जड़ तक पहुंचकर इस बीमारी को ख़त्म कैसे किया जाए इसके बारे में सोचना जरूरी है, ना कि जज्बात से इस मसले को देखने की। राकेश सिन्हा साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। जिस बीमारी का जिक्र कर रहे हैं वो कोई ऐसी बीमारी नहीं जो इंटरनेट से फैल रहा है। इसका छोटा सा मैं इसका इतिहास बता दूं। 7वीं शताब्दी में जो खलीफा थे उनका नाम था हजरत अली। हजरत अली के खिलाफ कुछ लोगों ने विद्रोह किया। उन्होंने कहा कि हजरत अली और उनके समर्थक इस्लाम के असूलों को ठीक से पालन नहीं करें, उनको खारजी कहा गया। और ये लोग जिस विचारधारा विश्वास करते हैं उसको कहते हैं अल तकफीरी, अर्थात इस्लाम में एक ऐसा ट्रेंड है जिस ट्रेंड के तहत लोगों को आकर्षित किया जाता है यदि इस्लाम के मूल असूलों से जुड़ने की बात की जाती है। और जो नई खिलाफत है, एक खिलाफत तब हुई थी, ये जो जिसको हम नई खिलाफत कहते हैं, इस नई खिलाफत में इसी खारजी की अपील है। और उनको लगता है कि जो मुसलमान इस्लाम के मूल असूलों को नहीं मानता है वो काफिरों से भी अधिक बदतर है, उसको मार दिया जाता है। पर इस बात का क्या जवाब है जो नवाब मलिक साहब कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इसमें किसी भी प्रकार की अगर हम एक सॉफ्ट एटीट्यूड अपनाते हैं तो यह देश के लिए डेंजरस होगा, यह संक्रामक है। उस व्यक्ति के बार बार बयान बदल रहे हैं। वो वहाँ गया, वहाँ जंग में शामिल हो गया, फिर भारत आ गया, तो इस तरह से ISIS यहाँ प्लांट करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि बिना मैन टू मैन कांटेक्ट का वास्तव में ठीक संगठन क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, मैं 2 संगठन का नाम मैं आऊंगा, मैं सबके पास एक बार चला जाऊं। अब तहसीन पूनावाला, आप मानेंगे इस बात को जो प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब कह रहे, ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता? मैं 2 चीज़ कहना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं प्रोफेसर साहब शायद इस्लाम के बारे में ज़्यादा पढ़े नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी खुद शिया मुस्लिम है जो हज़रत अली में मानती है, तो इस तरह की कोई तर्क शिया इस्लाम में भी नहीं है। अब हर रिलीजन में कहीं ना कहीं फैनेटिक्स और एक्सट्रीमिस्ट होते, इसका मतलब ये नहीं कि रिलीजन ही प्रमोट करता है। इस बात में मैं नवाब मलिक साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। दूसरी बात जो मैं आपको बता दूँ, मैं कुछ फैक्चुअल बात बताना चाहता हूँ। सुमित जी, मैं 1 मिनट का समय चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि मैं एक फंक्शन में था, अजीत डोवल साहब भी वहाँ पर थे, और अजीत डोवल साहब ने ये बात बड़ी पब्लिकली कही। हिंदुस्तान के अंदर और ब्रिटेन, जिसका आप उदाहरण दे रहे हैं, या फ्रांस, इसके अंदर एक फंडामेंटल डिफरेंस है।
फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो माँ बाप है वो खुद जाकर सिक्योरिटी एजेंसीज को बता रहे हैं अगर उनके बच्चे प्रभावित हो रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया। ये अजीत डोवल साहब खुद ने कहा है सोशल मीडिया के थ्रू एक आकर्षण हो रहा है। दूसरी बहुत जरूरी बात सुमित जी आपको जानना ये जरूरी है कि जो हिंदुस्तान से बच्चों को ले जा रहा है दिस इज टेक्निकल फॉर टेक्निकल एक्सपर्टीज। इन्हें ज्यादा करते टेक्निकल एक्सपर्टीज है, ये खुद सिक्योरिटी एजेंसीज बता रही है, नॉट एक्चुअली फॉर फाइटिंग। ये इनको युद्ध के लिए नहीं ले जा रहा है लेकिन वहां जाकर उनसे युद्ध लड़ाया जा रहा है। ये एक चीज अजीत डोवल साहब ने खुद पब्लिकली कही है। तीसरी बात आपको जानना बहुत जरूरी है, कैसे भरोसा करेंगे तहसीन जी में 1 मिनट का समय आपने 1 मिनट ले लिया, मैं तहसीन सॉरी तहसीन ये स्पष्ट नहीं, ये बताएं कि नहीं आप कहना क्या चाहते हैं। मैं चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट किसी भी तरह से बन रहे हैं, ये पूरी दुनिया के लिए समस्या बन गई है। जो एलिमेंट्स वहां जा रहे हैं चाहे युद्ध के लिए जा रहे हैं या टेक्निकल जा रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बहुत जानकार लोग हैं, इंजीनियर हैं, वो कोई अनपढ़ नहीं है जिसको भटकाया गया है। आप उनको उन पर देखिए हमारा ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हम लोग आपस में संवाद सकारात्मक नहीं करेंगे तो देश के लिए डेंजरस होगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए जो वहां से युद्ध करने गए फिर भारत आ रहे हैं, फिर भारत में आकर। नवाब मलिक साहब मैं आऊंगा आपके पास, नवाब मलिक कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन 1 मिनट तहसीन में आऊंगा आपके पास, जवाब देना चाहता हूँ तहसीन 30 सेकंड फिर मेरे पास और भी पैनलिस्ट है। मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए इसमें और खुद मैं जो बात कर रहा था मुझे संघ प्रचारक ने बीच में रोका। अजीत डोवल साहब ने खुद ये बात और एक बताई, बहुत जरूरी बात है, आपको जानना ही जरूरी है। जो यूथ रिटर्न हो रहे उन्होंने इंडिया के खिलाफ क्या कोई लड़ाई लड़ी है, क्या इंडिया में कोई लॉ वायलेट किया है? ये बात जो नवाब मलिक साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ये बात कोर्ट डिसाइड करेगी। उन्होंने इंडिया हिंदुस्तान के अंदर अब तक कोई गुनाह नहीं किया। आप जो बात सुमित कह रहे ब्रिटेन के अंदर वो भी अब लॉ पास होना है, तो अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ ऐसा पास किया तो कोर्ट उसके हिसाब से एक्ट करेगी। तहसीन मान लीजिए उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ शाइस्ता अंबर, ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूं जो बात तहसीन कह रहे हैं। शाइस्ता अंबर आप मुझे बताने की कोशिश करिए, अगर कोई युद्ध करता है हिंदुस्तान के बाहर जाकर किसी आतंकी संगठन से जुड़ता है और वहां जाकर वो कत्लेआम करता है और उसमें एक भी व्यक्ति हिंदुस्तानी नहीं है और वो हिंदुस्तान लौट आता है, उसको उसकी मां की याद आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति को माफ करना चाहिए? देखिए ऐसा है, उसका किरदार उसका कैरेक्टर देखना पड़ेगा और उसके पूरे चरित्र को उसके जीवन को देखना पड़ेगा कि वो किसी साजिश के तहत यहाँ भेजा गया है, किसी प्लान के तहत भेजा गया है या वो वाकई अपनी माँ की याद आई और वो चला आया। लेकिन उसके चले आने में इतने सारे प्रोसेस, इतनी सारी शर्तें और जांच, वो कैसे ऐसे आसानी से आ गया इतनी जल्दी, उसको मैं उसी बातों पे यकीन नहीं किया जा सकता है। दूसरा ये कि हमारे देश से जो बच्चे जा रहे हैं उसके पीछे जो संगठन है उसको माफ नहीं किया जाना चाहिए, उसके गले पर फांसी का फंदा होना चाहिए। और अगर ये ऐसा नहीं होगा तो ये हमारे घरों की जो गरीब बच्चे हैं, गरीब माएँ हैं, अब्बास साहब मानेंगे जो बात शाइस्ता अंबर कह रही है, आप इस आर्गुमेंट को बाय करेंगे कि माफ नहीं करना चाहिए ऐसे लड़कों को? नहीं, माफ की बात नहीं है ये, वो वो तो वो गए कि रोजगार के लिए गए हैं और उनको उन्हीं ने वहाँ पे लगा दिया, दहशतगर्दी में लगा दिया, इंसानों की खतर में लगा दिया। शाइस्ता जी अब्बास साहब कुछ बोल रहे हैं। अब्बास साहब मैं आपसे पूछ रहा था, अब्बास साहब। देखिए बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जहां तक के मुल्क का सवाल है कि उसने जुर्म कहां किया, हिंदुस्तान में किया कि हिंदुस्तान के बाहर किया। आईएस के साथ में जुड़ा है। आईएस जो है ये एक आतंकवादी तंजीम है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो लोग हैं जो चेहरे के ऊपर बैनर तो इस्लाम का लगाते हैं, इनके चेहरे के ऊपर दाढ़ी भी होती है, इनके माथे के ऊपर नमाज का घट्टा भी होता है, मगर ये फ्रॉड करते हैं, ये धोखा देते हैं और ये धर्म के नाम के ऊपर, जिहाद के नाम के ऊपर नौजवानों को गुमराह करते हैं। अभी एक मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि हजरत अली अलैहिस्सलाम से खारजी लोग लड़े थे। ये बात बिल्कुल सही है, जंग नहरवान में खारजी लोग आए थे और हजरत अली अलैहिस्सलाम से मुकाबला हुआ था। वो भी मुसलमान थे, हजरत अली अलैहिस्सलाम के साथ जो लश्कर में थे वो भी मुसलमान थे, मगर वो नेज़ों के ऊपर कुरान को बुलंद किए हुए थे और आलम यह था कि चेहरे के ऊपर दाढ़ी थी और कुरान शरीफ की आयतें पढ़ रहे थे, तो इस्लाम के नाम के ऊपर धोखा दे रहे थे। तो सवाल ये देखिए कि जो प्रॉफिट का सक्सेसर है या जो प्रॉफिट है या जो इस्लाम है वो क्या कहता है। तो आप सवाल ये है कि आज फिर नवाब मलिक तकरीर कर ली अब्बास जिसने अपने साहब, संगठन फिर नवाब मलिक और तहसीन पूनावाला उनका साथ देते हुए क्यों दिखाई देते? शायना आप जवाब देना चाहेंगी? फिर मैं जाऊंगा नवाब मलिक के साथ हाथ खड़ा कर रहे हैं। जी हाँ जी शायना। सबसे पहले
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मुद्दा नहीं है कि ये लड़का अरीब मुसलमान है या हिंदू है। मुद्दा ये है कि एक भारतीय नागरिक को सोशल मीडिया द्वारा आकर्षित किया गया। वो एक इंजीनियर था और कल्याण यानी कि मुंबई का एक लड़का जाता है और आकर्षित होता है, और फिर जो ये आतंकवादी हमले हो, टेक्नोलॉजी के जहत हो या फिर जो उन्होंने जिहाद में हिस्सा लिया, मुद्दा ये है कि भारत सरकार और हमारे देश को सुरक्षित हम कैसे रखें ताकि आईएसआईएस जैसे आतंकवादी ग्रुप यहाँ पहुंचे तक नहीं। अभी रही बात सोशल मीडिया की, मैं मानती हूँ कि हाँ जरूर बहुत सारे कायदे कानून की आवश्यकता है कि हम देखें कि सोशल मीडिया ठीक है, लेकिन मेरा बहुत सीधा सवाल है, क्या ब्रिटेन में जैसा कानून बन रहा है, क्या ऐसा कानून हिंदुस्तान में भी होना चाहिए कि जो हिंदुस्तानी आईएसआईएस से जुड़े रहे उनको रोका जाए हिंदुस्तान लौटने से? देखिए, मुद्दा ये है कि जो उनको सजा देनी है तो देना पड़ेगा भारत में, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो उन्होंने कुछ गलत काम किया है विदेश में और अचानक से उनको माँ की याद आ रही है और वो वापस आए, और जो हम एक बहुत ही सॉफ्ट स्टैंड ले, तो बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो एक्सेप्शनल केसेस जहां कोई बीमार है और आपको पछतावा आया और आप वापस आए। लेकिन समाज के लिए आप क्या संदेश दे रहे हैं? Why do we need to be soft on terror? Terror is terror, और जहां भी हो, जब इंसान की जिंदगी जा रही है तो वो विदेश में हो या भारत में हो, अफसोस की बात ये है कि जो हमारे नौजवान, जो एक इंजीनियर है, जो कल्याण में उनका अच्छा खासा काम है और वो आकर्षित होकर यहाँ जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे समाज के ऊपर। तहसीन आप बोल सकते हैं, फिर ब्रेक लेता हूँ। तहसीन। सुमित जी, मैं 3 चीज कहना चाहूंगा, बहुत संक्षेप में कहूंगा। सबसे तीन नहीं, एक बोलिए, अभी ब्रेक में जाना। मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा। सबसे पहली बात, मैं शाइना जी का शुक्रिया अदा करता हूं जो पॉइंट उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर। इस पर मैं खुद पेटिशनर हूं कोर्ट के अंदर, और मैं जानता हूं एक डिबेट में शाइना जी खुद मेरे खिलाफ थी, कह रही थी रेगुलेशंस क्यों होनी चाहिए सोशल मीडिया में। अब वही कह रहे सोशल मीडिया, मेरा जो पेटिशन है कोर्ट में टेररिज्म के मुद्दे पर, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप आईबी की रिपोर्ट देख रहे हो, बाकी अन्य इंटेलिजेंस एजेंसीज की दुनिया भर की रिपोर्ट देख ले, जो 90% रिक्रूट्स है आईएसआईएस में मुसलमान है, लेकिन 10% रिक्रूट मुसलमान नहीं है, तो दूसरे फैक्टर्स के लिए भी आते हैं। वन ऑफ द फैक्टर्स इज मनी। तो इसे कंबाइन इंटरनेशनली, हमें इंटरनेशनली कंबाइन करना पड़ेगा। तीसरी चीज जो मैं कहेगा, इन्हीं की सरकार है, ये कानून ले आए, ये कानून ले आए पार्लियामेंट। नवाब मलिक साहब आऊंगा, नवाब मलिक साहब मैं माफी चाह रहा हूं। और आज हम बात कर रहे हैं कि आईएसआईएस से छूटकर जो हिंदुस्तानी नौजवान वापस लौट रहे हैं, क्या उनको समाज में, देश में स्वीकार्यता मिलनी चाहिए? हमारा सवाल भी इसी से जुड़ा है। आपके जवाब इस कार्यक्रम के आखिर में हम दिखाएंगे कि आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ रहे भारतीयों को अपना लेना चाहिए। आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं हाँ या ना के तौर पर। हम उसको इस कार्यक्रम के आखिर में दिखाएंगे। हमारा एसएमएस नंबर है 51818। नवाब मलिक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मलिक साहब। नहीं सुमित जी, आईएसआईएस नाम का नया संगठन है। इससे पहले लगभग 2 दशक से दुनिया में आतंकवादी संगठन काम करते हैं कई नामों से। जी, ये बच्चे सामने आ गए, इसीलिए इस पे चर्चा हो रही है। यहाँ पे सिन्हा साहब बैठे हैं, उनके आज सरकार है, आईबी से उनकी जानकारी उन्हें मिल सकती है, राजनाथ सिंह जी उन्हें बता सकते हैं। इस तरह से बड़े पैमाने पर 2 दशक से इस तरह की हरकतें देश में चलती रही। बच्चों को गुमराह करके ले जाया गया, ट्रेंड हुए, कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग एजेंसियां ने भी उन्हें आप स्लीपिंग सेल ना रहो, आ जाओ अपने घर आराम से रहो, इस तरह की पॉलिसी पिछले 10-15 सालों से केंद्र सरकार ने और कई राज्यों ने बनाई है। ये भी आपको समझना पड़ेगा। हम नहीं कहते कि कोई कानून तोड़ा है तो उसको माफ कर दिया जाए। आप क्या इस तरह इशारा कर रहे हैं कि ये मानवाधिकार का मामला ही बनता है आतंकियों के साथ जो लोग काम करके लौटे? नहीं, आप नहीं सुमित जी, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। मैं सुमित जी साफ साफ बता रहा हूँ। देखिए, कुछ चीजें देश की है, हम खुलेआम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के नाते आपको बताना चाहता हूँ कि आईबी से संघ विचारक पूछ लें कि क्या पॉलिसी रही है
जब भारतीय जनता पार्टी की देश में 10 साल पहले भी सरकार थी तो किस तरह से उन्होंने पॉलिसी बनाई थी, कितने लोग इस तरह के हैं जो गए, कितने लोग विदेश में मारे गए, कितने लोगों को वापस बुला के स्लीपिंग सेल ना बनो, नवाब मलिक साहब, मैं राकेश सिन्हा से पूछ लूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, खुली बात कर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो 4 लड़के हैं, मैं स्पेसिफिकली, बीमारी खतरनाक है। हाँ नहीं सुमित जी, मेरा ये कहना है ये बीमारी बहुत खतरनाक है, इस बीमारी का परमानेंट इलाज होना चाहिए। कैसे कैसे इलाज, कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ। सोचे ब्रिटेन ने एक रास्ता दिखाया है हमको, हम यही संजय सूरी बता रहे हैं ब्रिटेन ने एक रास्ता दिखाया है। क्या कर, नहीं ठीक है ना, आप हिंदुस्तान में भी रास्ता ढूंढिए। कैसे आज पूरी बताइए तरह ना, से आप तो एजेंसी पॉलिटिशियन है, आप तो नीति निर्धारक लोग हैं। नहीं मैंने आपकी क्या राय है? नहीं देखिए, मैं सुमित जी साफ साफ बता रहा हूँ, कुछ चीजें हैं, मेरा ये कहना है बीमारी पूरी तरह से खत्म हो, बच्चे स्लीपिंग, ये बीमारी कैसे खत्म हो सकती है राकेश सिन्हा? रहेंगे तो वो नहीं बता पा रहे, आप बताइए। देखिए गलत तरीके, राकेश सिन्हा, देखिए सवाल यह है कि जो ISIS जो आया है, ये मानवता के खिलाफ इसने जंग छेड़ दिया है, इसमें इस्लाम में भी खून बहाया जा रहा है। तब सवाल यह नहीं उठता कि भारत और पाकिस्तान, अब सवाल उठता है कि अमेरिका 20 देशों के साथ इसके खिलाफ एक जंग छेड़ रहा है कि इसको समाप्त किया जाए। इसमें 2 बातें हैं। पहली बात है कि पहली बार इसने नई खिलाफत में पूरे भारत को दिखाया है कि उसमें कश्मीर और असम से शुरू करना है, पूरे भारत को खिलाफत के अंदर लाना है, खलीफा के अंदर लाना है। और इस तरह की जो भावना पैदा की गई है, ये पिछले 90 साल से नहीं थी, ये नई भावना है, और जिसके कारण लोगों में एक नया जोश आ रहा है। मैंने कहा ना, ये आइडियोलॉजी 7वीं शताब्दी से एग्जिस्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें 2 अस्थायी निदान है। एक तो कम्युनिटी कंट्रोल इसका बेस्ट निदान है, समुदाय अपने में कंट्रोल करे, कम्युनिटी कंट्रोल और कम्युनिटी वॉच, और सरकार के साथ सहयोग। लेकिन अस्थायी निदान यदि विश्व में निकलेगा तो मुझे लगता है इस्लाम के लिए बहुत बड़ा अवसर है, इस्लाम में बहुत बड़ा अवसर है कि अपने विचारधारा पर विचार करे कि एक मॉडर्निटी के साथ इस्लाम को निगोशिएट करना चाहिए और उन तमाम एलिमेंट्स से अपने आप को अलग करना चाहिए। अब्बास साहब, मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा, लेकिन पहले ये बता दूं कि जैसे कि जिक्र हो रहा था इसी कार्यक्रम के दौरान कि जो लोग ब्रिटेन के थे उनको ब्रिटेन के जिहादियों ने मारा, जैसे कि संजय सूरी ने जिक्र भी किया, लेकिन हिंदुस्तान के भी कई लोग इराक में काम कर रहे थे, बहुत से लोगों को छुड़वाया गया, बहुत से लोग आज भी खबरों में हैं कि वो 39 हिंदुस्तानी कहां हैं, जिसको लेकर आज संसद में भी बहस हुई। सुषमा स्वराज को जवाब देना पड़ा, उनको बोलना पड़ा कि हम ये उम्मीद करते कि शायद वो जिंदा हों। पहले सुनते हैं कि विदेश मंत्री ने क्या भरोसा दिया, और फिर लौट के आऊंगा कि क्या इन लोगों के खिलाफ भी ISIS में काम कर रहे हिंदुस्तानियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पहले सुषमा स्वराज। मैं आखिर में बोलूंगी, जितने साथी बोलना चाहते हैं बोल लें, सिर्फ एक बात कहने के लिए खड़ी हुई हूँ, दे हैव बीन किल्ड मत कहिए, ज्यादा से ज्यादा कहना है तो रिपोर्टेडली किल्ड कह दीजिए, क्योंकि तथ्य मेरे पास है, मैं बताने वाली हूँ। बार बार यहाँ अगर ये कहा जाएगा कि वो मार दिए गए हैं, वो मार दिए गए हैं, तो गलत मैसेज जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कम से कम ये सावधानी बरत लें, रिपोर्टेडली किल्ड कह के अपनी बात करें, फिर मैं जवाब दूँ। सुषमा स्वराज ने बाद में समझाया अपने इस बाद वाले जवाब में, उन्होंने कहा कि हम लोग संपर्क करने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं, भले इस घटना को वे 6 महीने के आसपास होने आ गए हैं। शाइस्ता अंबर, जो बात अभी प्रोफेसर राकेश सिन्हा कह रहे थे, मैं उसका जवाब आपसे लेना चाहूंगा। क्या कम्युनिटी बॉयकॉट के जरिए, कम्युनिटी कंट्रोल के जरिए इस समस्या का समाधान निकल सकता है, या ब्रिटेन जैसा कानून बने? ये देखिए, ब्रिटेन जैसा कानून बने, और हमारे देश में अगर कोई भी ऐसा संगठन जो हमारी जांच एजेंसी साबित कर दे ईमानदारी से, निष्पक्ष तरीके से कि हाँ ये देशद्रोही संगठन है, यह मानवता के कत्ल को और ये मानवता को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे देश को, हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको पूरी तरह से सख्त सजाओ, और मौत से ज्यादा, मौत से कम सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की सजा होगी तो दूसरे लोग सर नहीं उठाएंगे। तहसीन बोलिए। ठीक है, 2 चीज, कानून सख्त से सख्त लाइए, इनकी सरकार है, पार्लियामेंट सेशन चालू है, आरएसएस के प्रचारक को बोलिए कानून कल इंट्रोड्यूस करे बिल पार्लियामेंट के अंदर, पहली बात। दूसरी बात यह है, आरएसएस के प्रचारक को यह भी पूछे साध्वी प्रज्ञा जो टेररिज्म में पकड़ी गई उस पर उसकी क्या विचारधारा है। और तीसरी बात, भाषण हिंदुस्तान को देने से पहले अपने अंदर देखे, जो लोग ने कांदाहार में कॉम्प्रोमाइज किए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर के साथ बिजनेस क्लास टेररिस्ट को भेजा, दुनिया लड़ रही है, बात करें, तो इसको आरएसएस और इस्लाम कर रहे हैं, ये लड़ाई इस्लाम के भीतर है, ये खारजियों की लड़ाई है, इसमें आरएसएस कहां से आता है? हम देश बचाना चाहते हैं और मानवता को बचाना चाहते हैं, आप इस लड़ाई को प्रज्ञा ठाकुर तक ले जा रहे हैं, आप कितना इसको ट्रिविलाइज कर रहे हैं, आप जानबूझकर एक बड़ी लड़ाई को जिसमें मानवता खतरे में, स्वयं इस्लाम खतरे में है, इस्लाम का खून बहाया जा रहा है, किसी हिंदू और क्रिश्चियन का खून नहीं बहाया जा रहा है, और आप इस लड़ाई को ट्रिविलाइज कर रहे हैं।
आपको सोचना चाहिए कि भारत को कैसे बचाया जाए, भारत के इस्लाम के लोगों को कैसे, इस्लाम को मानने वाले लोगों को कैसे इस संक्रमक से रोग से बचाया जाए, ये समस्या यह है। और आप समस्या इसको आरएसएस भारतीय जनता पार्टी यहाँ बैठे पैनल में तमाम लोग इस बात पे एक बात रजामंद है कि आतंकी होता है, ना वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना वो सिख है, ना वो ईसाई है। और अगर आतंकी है और आतंकी वारदात करके वो लौटता है या जिस भी वजह से आतंकवादियों के साथ जुड़ गया था, क्या उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए? हमारे देश का कानून कैसा होना चाहिए, वो हम बहस कर रहे थे। सीन किसी का नाम लेके किसी के बारे में बात नहीं करना चाह रहे। एक सेकंड सुमित, एक मिनट, मुझे जवाब देने दीजिए। पूना वाला हमेशा डिबेट में सबको लाते हैं, संघ के प्रचारक को बोलिए, आप आपका अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते जाइए ना, हमें आप भाषण ना दे। सुमित मैं जवाब दूं, के बारे में जो आपको सुमित मुझे जवाब देने दीजिए। लगातार उनके प्रति शायना तहसीन आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। लड़ाई लड़िए, आप खारजियों को रिजेक्ट कीजिए, कम्युनिटी कंट्रोल कीजिए, कम्युनिटी वॉच रखिए, सरकार से सहयोग कीजिए, कानून से सहयोग कीजिए। तहसीन जवाब दीजिएगा। तहसीन अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं जवाब दूंगा। तहसीन आप जवाब दीजिएगा। आप मुझे ये भी बताइए कि रास्ता क्या है। मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं शाइना और आरएसएस प्रचारक की बात मानता हूं। उसे ये बता दीजिए, उन्हें ये बता दीजिए, कल सुबह कानून इंट्रोड्यूस करे पार्लियामेंट में, किसने रोका इन्हें? इनकी सरकार है, इनकी मेजोरिटी है। दूसरी बात, आप अपना समय बताइए ना, दूसरी बात ये, आप उस कानून को सपोर्ट करेंगे, शो में रखने का वो कानून पेश होगा तो आप सपोर्ट करेंगे। कोई मतलब नहीं अगर मुझे टोका जाएगा। उत्तेजनापूर्ण बातें क्यों कर रहे हैं? तो दूसरी बात, अब मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं, क्योंकि हर सुमित मैं छोड़ देता हूं शो, कोई मतलब नहीं अगर आप मुझे बीच में बात नहीं करने दोगे तो। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप कानून ले आए। दूसरी बात ये है कि अगर आप कह रहे हो कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, तो आपको कानून लाने से किसने रोका है? और तीसरी बात, आपने अफगानिस्तान के दुकानदार वालों से समझौता किया था। तहसीन माफ करिएगा, मैं स्पेसिफिकली इसको लेकर आपसे कानून, तहसीन नहीं, आप बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हो। मैं बार बार एक ही बात आपसे जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की क्या नीति होनी चाहिए। अगर कल सरकार ऐसा कानून बनाती है तो क्या आपकी पार्टी सपोर्ट करेगी? आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, आप नहीं बोल सकते, लेकिन इंडिविजुअली आप क्या चाहेंगे? मुझे जवाब देने दीजिए। जी तहसीन, मुझे जवाब देने दीजिए, बोलिए। ठीक है, इनके पास मेजोरिटी है, ये बिल ले आए। हाइपोथेटिक बात करने से अच्छा, चलिए अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप फिर वही जा रहे हैं, फिर उसी वाइट पर। अब्बास साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रास्ता क्या है, कैसे इस पर रोक लग सकती है? यासूब अब्बास साहब। जी देखिए, सबसे पहले तो इसके ऊपर कोई सियासत, कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए है, इसलिए कि ये हिंदुस्तान की सुरक्षा का मामला है, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है। दूसरी चीज यह है कि बार बार इस्लाम से जोड़ने की ब्रिटेन जैसा कानून बनना चाहिए। मैं एग्जाम्पल के साथ बात कर रहा हूँ, ब्रिटेन के साथ इसीलिए संजय सूरी को वजह रखा हुआ है। कोई अगर अब्बास साहब स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं, ब्रिटेन अपने नागरिकों को वापस नहीं आने दे रहा है, क्या ऐसा कानून बनना चाहिए? बिल्कुल, इससे सख्त कानून बनना चाहिए। अगर तो कोई जाके आईएसआईएस में शामिल हुआ है और वहां के ऊपर वो आईएसआईएस की तरफ से लड़ाई लड़ रहा है और ये साबित हो जाए कि वो हिंदुस्तान का नागरिक है, तो उसको कतई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आना चाहिए है। नवाब मलिक, हिंदुस्तान की नवाब मलिक, शाइस्ता अंबर और यासूब अब्बास, और इससे भी एक शिया एक सुन्नी, दोनों इस तरह की बातें कर रहे हैं। और आप जानते हैं आईएसआईएस की लड़ाई किसके खिलाफ और किस लिए हो रही है? नहीं, देखिए हम, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं, पॉलिटिक्स और अपीजमेंट की बात नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कहते हैं हम गुनहगार को माफ कर दे, ये नहीं कहते। ठीक है, आप देश में आने नहीं दोगे, स्लीपिंग सेल बनकर कहीं पड़ा रहेगा, कोई आतंकवादी उसका इस्तेमाल करके और हमारे खिलाफ उसका गलत इस्तेमाल होगा, ये भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। आज केंद्र सरकार है, आईबी है, सभी लोगों ने कोई ना कोई पॉलिसी बना रखी है। उनको अगर कोई कानून बनाना है तो कानून का विरोध कौन कर रहा है? लेकिन व्यापक सोच के साथ चीजों संजय सूरी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ब्रिटेन ने इस बारे में क्या सोचा? जो नवाब मलिक पॉइंट रेज कर रहे हैं कि जो लोग लौटना चाहते हैं और उनको अगर हम एंट्री नहीं देते हैं, उनको स्लीपिंग सेल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रिटेन के उस प्रस्तावित कानून में क्या बातें हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ब्रिटेन से कहीं ज्यादा डेमोक्रेसी है, यही सामने आ रही है बात। लंबी चौड़ी बहस चल रही है, इस प्रकार की बहस यहाँ कोई नहीं है। पूरी सहमति है कि हर कदम जो संभव है वो उठाया जाए, क्योंकि मुद्दे दो हैं। एक तो ये लोग जो गए हैं, इनको जब ये लौटे तो इन्हें कैसे रोका जाए कि इस प्रकार का कदम भविष्य में ना उठाएं। अगर उठाएंगे तो फंसेंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के।
दूसरी बात, औरों को एक संदेशा मिले, उनके लिए एक उदाहरण बने कि अगर किसी ने इस दिशा में कदम उठाया तो बहुत सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। और जहां दंड की बात रही, एक तो कानूनन कुछ हो सकता है कि सजा हो सकती है, कचहरी में पेश किया जाए, ये गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन जो लोग लौटेंगे उन पर बहुत सख्त निगाह रखी जाएगी। कहाँ आते हैं, जाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते, टेलीफोन पे क्या बात करते हैं, ईमेल के जरिए क्या बात करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कहाँ संपर्क करते हैं, पूरी निगाह रखी जाएगी। तो दंड समझिए, इस तरह की निगाह रखी जाए तो आप समझिए कि एक किस्म की उम्र कैद है। नवाब मलिक साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, शायद आप उनकी बात को इंडोर्स करें। नवाब मलिक, वही तो मैं कह रहा हूं कि आप उन पे वॉच रखिए। सूरी साहब जो बोल रहे हैं वही बात हम कह रहे हैं कि उन पे वॉच रखें, कहीं वो आगे गड़बड़ ना करे। अगर कोई साइलेंटली ठीक ठाक रह रहा है तो हमारे लिए खतरे की घंटी कम हो जाएगी, राकेश सिन्हा मानेंगे इस बात कम होगा। आप कह रहे हैं संक्रामक है, नहीं देंगे तो कल और भी लोग लौटेंगे। नवाब साहब मेरी समस्या यह नहीं है, समस्या यह है कि यह लड़ाई जो है जी शैला जी आ रहा हूं, मानवीयता के खिलाफ लड़ाई, जंग छेड़ दिया गया है, जिसमें अमेरिका और बाकी 20 देश एक स्टैंड ले रहे हैं। क्या हम उससे अलग रहकर काम करें? दूसरा, उनको भारत में आकर एक नायक, अभी एक खलनायक की भूमिका दे दें कि लोग उनके प्रति ऐसे लोगों के प्रति सख्त कार्रवाई की जाए, उनको भारत में आने की अनुमति नहीं दी जाए। सिन्हा साहब, ये एक संगठन नहीं, पिछले 25 साल से दुनिया में इस तरह के बहुत सारे संगठन बने। अमेरिका ने अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया, अपने लिए उनको पूरी तरह से इस्तेमाल करता रहा। आप किसी को देखकर कोई कानून ना बनाए, भारत के हित में जो कानून बनाना बनाइए, और उनको इस्तेमाल हमारे खिलाफ ना किया जाए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अवस्थी जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि फिलहाल भारत का लक्ष्य सिर्फ एक है, और आदरणीय सुषमा स्वराज ने आज पार्लियामेंट में भी कहा कि अंदाजन 40 के करीब जो भारतीय नागरिक है, जो कैप्टिव है, उनको वापस लाना, देखना कि मानवता के खिलाफ ये जो जंग है उसके प्रति कोई भी भारतीय नागरिक आकर्षित ना हो। मैं यहाँ हिंदू मुसलमान की टिप्पणी नहीं करना इस कार्यक्रम के आखिर में आप आप सबकी राय, शिक्षित वर्ग आकर्षित हो सकता है, तो एक बहुत बड़ी चेतावनी है, और हमें सही ढंग से देखना है कि माफी चाह रहा हूँ, बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन मैं ये सब एक राय सबसे एक साथ लेना चाहता हूँ। क्या हिंदुस्तान में आने से रोक देना, उनका वीजा कैंसिल कर देना, उनका पासपोर्ट जब्त कर लेना, ये एक सॉल्यूशन है? राकेश सिन्हा, आप क्या मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को पूरी दृष्टि नजर रखनी चाहिए। और नवाब मलिक, आप क्या मानते हैं? एक सख्त कानून की आवश्यकता है। नवाब मलिक, आप क्या मानते हैं? एक ही सवाल सबसे, सरकार व्यापक विचार करे। शाहना इंसी, आपसे शाहना इंसी, आप क्या? सरकार और आईबी का रिपोर्ट बहुत अहम है कि क्या ये एक दिखावा है या सही में वो आना चाहते हैं, और जो वो देश के हित में काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि निगरान रखनी चाहिए। उसको उसे खत्म करने दीजिए, कानून बनाए, कल सुबह कानून बनाए। तहसीन की भाई आपकी सुई अटक गई तहसीन, सॉरी टू से दिस, कल सुबह शाइस्ता अंबर जी, उनको वो अगर आना चाहते हैं तो हमारी देश की जो जांच एजेंसियां हैं उनको वॉच करती हैं। अगर उनको अब्बास साहब लास्ट कमेंट आपका। बिल्कुल, ऐसे लोगों से जो आईएस की तरफ से लड़के आ रहे हैं, उनको कतई मुल्क के अंदर नहीं आने देना चाहिए है, और ऐसा कानून बने। हमारा पोल मोटे तौर पर ये कह रहा है, इस 6 लोगों में जो तीनों पैनलिस्ट थे, दो तो हम IBN 7 के रिपोर्टर्स हैं, हमारी राय कोई मायने नहीं रखती, हम अपनी राय अपने तक ही सीमित रखेंगे। लेकिन ये पैनल में एक है, अमूमन सब कह रहे हैं कि जो एजेंसी है उसके अप्रूवल के बाद, उसकी निगरानी के बाद, उसके विचार विमर्श करने के बाद अगर ऐसे लोग माने जाते हैं कि हिंदुस्तान की सुरक्षा में खतरा पैदा नहीं करेंगे, तो इस पर सोचा जा सकता है। और आज हमने आपसे जो SMS पोल किया था, अब उसके नतीजों को जानने की बारी। हमारा सवाल साफ सा था कि क्या ISIS जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े रहे भारतीयों को वापस लौटने पर अपनाना चाहिए? इसके जवाब में हमें हजारों की संख्या में SMS मिले हैं, और ज्यादातर लोग कहते हैं, 92% लोग, 92% लोग कहते हैं कि इनको अपनाना नहीं चाहिए। केवल 8% लोग हैं जो कहते हैं कि अपनाना चाहिए। यानी ज्यादातर हिंदुस्तानियों की राय में ये बात बिल्कुल साफ है कि खूंखार आतंकी संगठन ISIS से जुड़े रहे लोगों को समाज में स्वीकार्यता नहीं मिलनी चाहिए। एक बहुत बड़ा ओपिनियन पोल जो राय साफ कर देता है
कि सरकार को किस दिशा में और किन मुद्दों के आधार पर कानून बनाना चाहिए। ब्रिटेन एक फॉर्मूला हमको दे चुका है।